चलो ललित जी, आपको होस्ट बना दिया। हाँ जी, एक सेकंड ओके। एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। आप एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, जब वो स्टार्ट करेंगे तो ऑन कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड बस वही स्टॉप कर दीजिए और चेक कर। हाँ। कहा गया है वात पित्त कफ को, और इसके अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन आज हम कॉमन साथ में कंपैरेटिव स्टडी टाइप मिलाकर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक बार समझते हैं क्या है। तो वहां पर वात निरूपण दे रखा है, फिर पित्त निरूपण का एक अलग विषय है। ये जो क्रियाशीलता यानी फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तो एनाटॉमी होता है, एक फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी के अंदर बीएमएस में से पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेदिक क्रियाशीलता यानी क्या होती है, किस प्रकार है, वात और पित्त और कफ, इन तीनों का जो है अध्ययन आज हम करने वाले हैं। किस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि में क्या है। तो प्योरली आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो बीएएमएस में पढ़ते हैं, हम उतना लंबा नहीं जा करके इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ छूटे भी ना, ये मेरी दृष्टि रहेगी इस विषय पर। लेकिन इतना लंबा भी नहीं हो जाए तो कई दिनों तक चलता रहे, इस दृष्टिकोण से मैंने इसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। तो कुछ श्लोक हैं, फिर वहां पर अष्टांग हृदय के अनुसार अलग बताया है, अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग, महर्षि सुश्रुत ने इसके विषय में बात के बारे में क्या कहा है, प्राणवायु के बारे में क्या क्या, सबके अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग वो सिस्टम है। चरक ने क्या कहा है, चक्रपाणी ने क्या कहा है, ऐसे अलग अलग ऋषियों के अलग अलग वो हैं, लेकिन सबका मतलब सब कुछ एक ही है, सबका निचोड़। उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसा बीएमएस की परीक्षा देनी नहीं है, क्योंकि वहाँ बीएमएस में तो डीपली कौन से ऋषि का क्या मत है इस विषय में, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क सब में है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने काल में सब एक दूसरे के शिष्य रहे, एक के बाद एक पूरी कड़ी है तो गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसको क्या समझा क्या सोचा, इसके विषय में उन्होंने चर्चाएं की। तो इतना डीप में बहुत ज़्यादा अलग अलग ऋषि की अलग अलग चर्चा ना करते हुए इसको शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो वहाँ वात दोष निरूपण, पित्त दोष निरूपण, कफ दोष निरूपण, तो ये अलग अलग चैप्टर हैं। इनको हम प्लग करके जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे। तो वात के स्थान, पित्त के स्थान और कफ के स्थान, इन तीनों के दोष निरूपण। तो पहले इनके प्रकार समझेंगे कि इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। वात के प्रकार, फिर पित्त के प्रकार, फिर कफ के प्रकार, राइट। तो इस तरह से हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लंबे गए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अति लंबा इतना कि बहुत कई दिनों तक चलने वाला हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं वात के स्थान। तो अब हम देखते हैं वात के स्थान दृष्टिकोण में। अष्टांग हृदय का एक ही श्लोक है जो ऊपर आपको दिया गया है, सामने की तरफ लिखा हुआ है, पक्वाशय। हाँ जी। कटिशक्ति, श्रोतास्थि, स्पर्श, स्पर्शनीनेन्द्रियम, स्थानम,
वातस्य तत्रापि पक्वाधानम। इस तरह से ये श्लोक जो है विशेषता ऐसे करके एक श्लोक आया है। तो अष्टांग हृदय है, उसके सूत्र स्थानों में इसकी चर्चा बताई है। तो महर्षि वाग्भट्ट हैं, उन्होंने बताया है। मीनिंग क्या हुई? पक्वाशय यानी जो पेट है हमारा, पक्वाशय कहाँ होता है? तो हम इसको देखते हैं, ये चित्र बना हुआ है। तो पक्वाशय का मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्व भाग जो होता है ना, ऊर्ध्व भाग, ऊपर का भाग, जिसमें चेस्ट रीजन आ जाता है, ठीक है। तो आयुर्वेद की भाषा में उसे चेस्ट को, और फिर उसके नीचे एब्डोमेन वाला जो भाग है, स्टमक है, इसको बोलेंगे आमाशय। उसके बाद जो खाना ड्यूडेनम में जाएगा तो उसे बोलेंगे पक्वाशय। तो आयुर्वेद में कंपेयर करते हैं तो समकक्ष माने तो ड्यूडेनम के बारे में कहा गया है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद उसको समकक्ष कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। यानी स्टमक के बाद जितना भी भाग है वो सब पक्वाशय का आयुर्वेद के दृष्टिकोण में आता है। यानी स्टमक वाला रीजन जो है वो आ जाता है, स्टमक के नीचे का भाग जो है, ठीक है। तो पक्वाशय को कोरिलेट करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद में कटी, कटी के बाद में आ जाता है दोनों पैर वाला हिस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद श्रोत यानी कर्ण, कान, और फिर उसके बाद में अस्थि। तो ये इनग्वायलर रीजन जो है, कटी वाला जो है, ये पैरों के बीच का स्थान, ये मतलब ये निम्न नाभि के नीचे का स्थान कटी, ठीक है। तो ये तो दोनों पैर हो गए शक्ति, शक्ति का मतलब दोनों पैर, सखी। इसमें वात प्रेजेंट होता है। ये श्रोत्र यानी इसका जो इसको कान से हम कर सकते हैं कोरिलेट, ईयर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी एक वात का ही स्थान है। तभी तो कोरोना काल में कई लोगों को वात डिस्टर्ब होने की वजह से एक कान से कम सुनाई देने लगा, ये सब क्रम शुरू हो गए, है ना। उसके बाद में आता अस्थि यानी बोन्स, इसमें भी वात प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कहाँ बताया है? त्वचा यानी स्किन में भी वात प्रेजेंट होता है, तभी ये हमारी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने में सक्षम है, ठीक है। तो अब हम जब चर्चा करेंगे आगे के भी वात के स्थान जो हैं, ये वात के स्थान तो ये हो गए खास, तो मुख्य रूप से कौन सा स्थान मानेंगे इसको? पक्वाशय।
तो ये हुए वात के स्थान, और विशेष स्थान कौन सा हुआ ये, इसमें पक्वाशय। बाकी सब तो हैं ही, लेकिन पक्वाशय ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये अकॉर्डिंग टू महर्षि वाग्भट के हिसाब से, है ना। अष्टांग हृदय जो उन्होंने लिखा है, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्राम, 2 पुस्तकों की रचना की थी महर्षि वाग्भट ने। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और पित्त के स्थान की चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, नाभि से रिलेटेड कर रहा है वो। धन्यवाद। तो यहाँ जो स्थान है मुख्य रूप से कौन कौन से, ये जो श्लोक भी दे रखा है, श्लोक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो मुख्य स्थान इसमें अपन कौन कौन से स्थान, नाभि, फिर आमाशय, फिर स्वेद यानी पसीना, लसिका, लसिका यानी एक फोड़े फुंसी जो निकलते हैं ना, उससे जो पीव निकलती है, इस टाइप की कंडीशन जो हो जाती है, वो भी एक प्रकार की लसिका है। और लसिका ग्रंथि है, ग्रंथि में से स्राव जो निकलता है, तो उसके अंदर भी पित्त पाया जाता है, राइट। फिर रुधिरम यानी रक्त के अंदर प्रेजेंट होगा, और फिर रसः, फिर रस के अंदर भी पित्त होता है। फिर दृक् मतलब दृष्टि या नेत्र, आंखें जो हमारी होती है, उसमें भी पित्त प्रेजेंट होता है। स्पर्शनम जो श्लोक में दिया है वो, उसके बाद में त्वचा। क्लियर। तो ये इस तरह से अर्थ हो गए, अर्थों के साथ में हमने, और रस का मतलब प्लाज्मा भी होगा, तो प्लाज्मा में भी ये पाया जाएगा। क्लियर। तो नाभि, आमाशय, पसीना, लसिका, रुधिर और रस, आंख और त्वचा, दृष्टि जो है, इस तरह से कुल मिला के माना गया है इसका। जबकि मुख्य स्थान कहाँ है इसका, नाभि। नाभि को महर्षि वाग्भट ने इसको क्या माना है, मुख्य स्थान माना है। क्लियर। तो ये हम जान पाए हैं पित्त के दृष्टिकोण में। पित्त का तो मुख्य स्थान हमारा नाभि में हो गया, और वात का पक्वाशय है। ठीक है, बाकी सब में तो है ही, लेकिन विशेष स्थान की बारी आती है जहां बात करेंगे तो नाभि में ही माना जाएगा। ठीक है। तो वात और पित्त हमने देखा। अब कफ के स्थान की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो कफ के स्थान की चर्चा करते हैं, इसके लिए भी एक श्लोक है। वात पित्त के लिए भी श्लोक था, तो कफ के लिए भी यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है। तो आपको ये श्लोक सामने दिया हुआ है, इसका सीधा मैं स्थान की चर्चा करता हूं। सबसे पहला और हो गया चेस्ट रीजन, इसको इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ठीक है। जो चेस्ट रीजन, थोरेक्स वाला रीजन है, उसको और बोला जाता है। क्लियर। कंडह, थ्रोट रीजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, गले वाला भाग। फिर उसके बाद में आता है कर्ण, कान। थ्रोट के रीजन को बोलेंगे कान। कान मतलब थ्रोट के रीजन का वाला जो पार्ट है ना, ऊपर की तरफ जो सप्लाई जा रही है चेन। हेड या सिर, उसके बाद में क्लोम,
यानी पेनक्रियाज को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पर्व आ जाते हैं, यानी इनको बोलेंगे हम जॉइंट्स को, या संधि भी बोलते हैं आयुर्वेद में, पर्व भी बोलते हैं। कभी शब्द आ जाए तो आप चिंता मत करिए पर्व क्या आ गया। फिर उसके बाद में आ जाता है नंबर आमाशय। आमाशय का मतलब आपको पता ही है, स्टमक रीजन जो है आमाशय का भाग आता है। तो इसमें पित्त भी है प्रेजेंट, तो रस यानी प्लाज्मा में भी कफ प्रेजेंट है। मेदो यानी एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ना हमारे, एडिपोज टिश्यू, उसमें भी होता है। तो धातु और नासा 7 प्रकार के धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। और नासा यानी नाक में भी होता है। रसना यानी जिह्वा, जीभ जो होती है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है कफ। तब इस थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि नासा, नासा यानी नाक के जो 3 हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसमें जब भी हम सांस लेते हैं या प्राणायाम करते हैं, या सबसे पहला सामना जो है हमारी नाक के अंदर क्या होता है, किसका सामना होता है, बालों से होता है, एयर का। तो हवा जब अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो बालों को वाइब्रेट करेगी, हम प्राणायाम करेंगे तो ये इसकी दिमाग की झिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, मेम्ब्रेन से भी जुड़ा है, और ऊपर तक ये पूरी झिल्ली जुड़ी हुई है, एक परत है, और उसमें ये वेलवेट के जैसे बाल उसमें लगे पड़े हैं नाक के अंदर, और ये धूल कणों की रोकने का काम करता है, सुरक्षा कवच के तौर पे एक पहला सुरक्षा कवच। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो लगभग आधा लीटर जो है हमारा ये मेम्ब्रेन्स में पानी हम जो पीते हैं हमारा 24 आवर्स में वहां खर्च हो जाता है। उस मेम्ब्रेन के अंदर पानी होता है, उस पानी में से ये हवा होकर के गुजरती है, फिर वापस सेकेंड मेम्ब्रेन में प्रवेश करती है, फिर वहां से गुजरती है। थर्ड मेम्ब्रेन में पानी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है, वहां पे इसकी मतलब वहां से थोड़ी सी खुश्की यानी ड्राइनेस होने लगती है, वरना तो ये पूरा पानी वाला जो हिस्सा है इसका लेकर के वो एयर गुजरती है। इसीलिए प्राणवायु को क्या माना है, इसका निर्माण किससे माना है, जल और वायु, उन दोनों के मेल से प्राणवायु का निर्माण होता है। यानी प्राण, प्राण, अपान, वान, ये 5 प्रकार के जो वात हैं, उनमें जो प्राण का जो निर्माण कहाँ माना है, प्राण का निर्माण इसलिए जल और वायु के मेल से होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जल के अंदर से वो वायु होकर के गुजरती है, यानी मॉइस्चर लेकर के गुजरती है, और वो हमारे अलग अलग नेक्स्ट मेम्ब्रेन में जाती है, फिर वहां से और पतला मॉइस्चर में कन्वर्ट होकर के फिर वो थर्ड मेंबर में ड्राई फॉर्म में फिर वो सीधे गले में जाती है। हम तो सांस सीधे भी तो ले सकते थे, गले में ऐसे करते हैं, हो गई सांस अंदर, नहीं, लेकिन इतना सिस्टम बनाया है कि उसमें जरा सी भी गंदगी क्या, कोरोना क्या, कुछ भी अंदर घुसने की स्थिति नहीं हो सकती है। इतना शानदार आपको व्यवस्था बना के दी ऊपर वाले ने, जो ये मशीन बनाई है, इतनी गजब की मशीन बनाई है। यानी इसको पहले बच गया कोई भी वायरस कितना भी छोटा हो तो पानी में तो डूब के यानी उसका खेल खत्म हो जाना है। ऐसे ही वो नाक में फिर वो बाहर की तरफ उसको कर दिया जाता है, तो उस पानी से वो मतलब नाक में से जो पानी आता है वो भी गंदगी बाहर जो वहाँ मेम्ब्रेन में इकट्ठ हो जाती है, तो हमारा शरीर खुद से उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो आप सो के उठते हैं रात भर में तो नाक के अंदर कुछ गंदगी जमी रहती है, उसको हम नासिका क्रिया करके यानी हम जो भी क्रिया करते हैं उसको नेति वेति करके बाहर निकाल देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। साफ करने की जरूरत क्यों है, गंदगी इकट्ठा हो जाती है, उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, इसलिए आयुर्वेद की दिनचर्या में इसको शामिल किया गया, षट कर्म को।
तो इस तरह से नाक के अंदर भी आप देखा होगा कि किसी ने इन दिनों में किसी को ऑक्सीजन किसी परिजन को लगाने की जरूरत पड़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन को सिलेंडर को किसी न किसी पानी की बोतल में से गुजारते हैं और फिर उसको सीधा नाक में नहीं दे देते। अब सीधा नाक में तो कभी देता है, देखा होगा क्या हमने? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसको जल की आवश्यकता है। तो प्राणवायु बनाने के लिए, प्राणवायु बाहर से तो आ रही है लेकिन बनती कहाँ है? वो शरीर में बनती है। कहाँ पे? नाक में। पूरे सिस्टम लगे हुए हैं, तब वो प्राणवायु बनती है, तब वो फेफड़ों में जाती है, गले में जाती है, बाकी जगह पर जाती है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि सीधे ऑक्सीजन कभी नहीं दी जाती। क्लियर? तो इन्हीं कंडीशन के रहते ही ऑक्सीजन जो है हमें सीधा नहीं दिया जाता और हमारे वायुमंडल में हमें जीवन जीने के लिए प्राणवायु की यदि आवश्यकता है तो लगभग हम 20 पॉइंट समथिंग है, हम उसको 21 मान के चल रहे हैं। तो 21% जो है हमारे शरीर में अन्य वायु के साथ में ऑक्सीजन प्रवेश करती है, लेकिन हम केवल क्या करते हैं, 4% ही उसे ग्रहण करते हैं, बाकी 17% वापस ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया? क्या कर रहे होते हैं हम? ऑक्सीजन को, बाकी जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब और भी कई गैसेज होती हैं, वो सब के सब शरीर में प्रवेश करती हैं सब एक साथ। और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, और भी कई गैसेस का बाहुल्यता है। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन तो बहुत कम ली है हमने। बिल्कुल सही, नहीं तो इतना पॉल्यूशन में हम जीवित नहीं रह पाते, राइट? इसलिए भी ऑक्सीजन किसी पेशेंट को चढ़ाते समय डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन या अन्य गैसों का मिश्रण करते हैं, फिर वो डायरेक्ट सीधा ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं चढ़ाते, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी है। भारी होने के कारण वो हमारे अंगों को नुकसान दे सकती है, इसलिए सीधा उसको नहीं चढ़ाया जाता। क्लियर हो गया ये बात? तो इसका स्थान जो है हमने देखा, कफ का स्थान नाक में है। तो नाक में क्या है? उल्लिसलिसापन, जो कफ जो है मेम्ब्रेन में होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वहां से क्या कर रहा होता है, वो कोई भी बैक्टीरियल या वायरस अंदर बॉडी में प्रवेश करने से उसको रोकता है, बचाता है। जब हमारे शरीर में बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है तब ये वायरस बैक्टीरिया सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा किन्हीं लोगों का ये वाला सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो इसका मतलब उन लोगों को, यानी उनके शरीर में वात पित्त कफ सम दोष में बराबर है, तो उनको कोरोना वायरस का कोई असर नहीं दिखाई देता, या किसी अन्य बैक्टीरिया या वायरस का कोई असर दिखाई नहीं देता। और जिन लोगों के बॉडी में ड्राइनेस थी, ये मेम्ब्रेन में खुश्की थी, ड्राइनेस थी, तो उन लोगों को ये सारी समस्याएं झेलने को मिली, क्योंकि वो सीधा अंदर प्रवेश कर गया, अंदर जाके अपनी कॉलोनी बना ली उसने। ठीक है, तो रेप्लिकेशन करके वो कॉपी मार के बैठ जाता है। इस तरह से बाकी वायरस बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में यहीं से प्रवेश करते हैं। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खुश्की से बचाए रखें। इसलिए हमारी दिनचर्या में नासिका द्रव्य का इस्तेमाल करना आयुर्वेद में बताया गया है कि नासिका द्रव्य रोज डालनी चाहिए नाक में। या कुछ लोग, पुराने लोग होते थे, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सरसों का तेल ही सही, तो नाक में 1-2 बूंद डाल लिया करते थे, कान में भी डालते थे। ऐसा क्रम हमें सुरक्षा चक्र देता था, राइट? जबकि हम आजकल तो विज्ञान के अधीन है, विज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है, बाकी सब अज्ञान है, इसलिए हम परेशान हाल हैं।
इस विज्ञान को हमें समझना है। तो मैंने कोशिश की कि उसको गहराई में से निकाल के आपके सामने रखूं। कफ का एक और नाम है श्लेष्मा, ठीक है, और अंग्रेजी का नाम तो प्लाज्मा आपको पता लग गया, ठीक है। उससे कोरिलेट कर सकते हैं, सीधा प्लाज्मा नहीं बोल सकते, उससे कुछ हद तक कोरिलेट किया जा सकता है, कुछ हद तक, राइट। यानी बिल्कुल अक्षर से नहीं मान सकते इसे हम, तो श्लेष्मा भी हम इसे बोलते हैं। तो कहीं पर श्लेष्मा लिखा हुआ मिल जाएगा इन फ्यूचर आपको, तो कफ की बात चल रही है ऐसा मान के चलना, ठीक है। तो श्लेष्मा, तो इस तरह से हमारे ये सारे क्रम हो गए, ये सब ये श्लेष्मा के स्थान है। ये इसलिए श्लोक में आपने देखा होगा कि श्लेष्मा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, ये अष्टांग हृदय सूत्र के हिसाब से। अब इसका विशेष स्थान उर को माना गया है, यानी चेस्ट रीजन को। चेस्ट रीजन में इसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ की दृष्टिकोण में कौन कौन से स्थान बताए गए हैं, ये आपके सामने बता दिए गए हैं। क्लियर? तो अब आता है कफ के स्थान के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। अब इसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? जी सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। तो अब हम चर्चा करते हैं वात, पित्त, कफ के प्रकार। यानी वात दोष के प्रकार। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, इस तरह से 5 प्रकार हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब 1 बाई 1 हमें से देखना है कि इनके स्थान क्या है। प्राण वायु, सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या हुआ? प्राण। तो वात को वायु भी कहा जाता है, इसलिए प्राण वायु स्थान। और कर्म, इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें 2 चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं कि बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके कार्य क्या होंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो प्राणवायु का स्थान शिर। तो शिर में, ये सिर जो हमारा सर है, हेड, तो शिर में रहता हुआ उर प्रदेश एवं कंठ में संचरण करता है। यानी पहला सेंटेंस इसका क्या हुआ? सिर में रहता हुआ उर प्रदेश यानी चेस्ट रीजन में, सिर यानी अपना नाक में जाता है, फिर वो उसके बाद में
वाइब्रेशन होता है ना। तो सिर में भी जाता है इसका असर, और यानी चेस्ट रीजन में भी रहता है, थ्रोट वाले एरिया में भी, थ्रोट रीजन भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो सिर में रहता हुआ पूरा ट्रांसमिशन इसका होता रहता है, कभी थ्रोट में, कभी सिर में, कभी मेन स्थान यहाँ पर क्या बोला, सिर। आचार्य चरक ने भी इसको यही बताया है और महर्षि वाग्भट ने भी यही बताया है। तो उर, कंठ और नासिका, ये थ्रोट रीजन पूरे में संचरण करता, ट्रांसमिशन करता रहता है। ठीक है, तो इसके कार्य देखें तो थूकना, चीखना, डकार लेना, श्वास लेना, ये इस तरह के इसके मुख्य कार्य हम देख सकते हैं। और क्या, तो महर्षि सुश्रुत ने भी यही बताया है, आचार्य चरक ने भी यही बताया है, और अष्टांग हृदय के राइटर जो है महर्षि वाग्भट, उन्होंने भी यही बताया है। तो पहला क्या कार्य हो गया, मुख द्वारा लिए गए आहार को आमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, हम जो खाना खा लेते हैं, स्टमक तक ले जाने का कार्य करता है प्राण वायु। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या और क्या कर रहा है, पहला जो है हम इस कार्य देख रहे थे, इसमें क्या कर रहा है, मुख द्वारा लिए गए आहार को आमाशय तक पहुंचाना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं कि जैसे आप पेस्ट निकालते हैं, पेस्ट क्रियाशील विज्ञान का, हम क्रिया विज्ञान का ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके आधार पे हम इसका असर देख रहे हैं, राइट। तो क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण में ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक गहराई में हम नहीं समझेंगे तो हम रोगों के उद्भव और विकास का जो क्रम है हमारे शरीर में होता है वो नहीं जान पाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मुख के द्वारा लिए गए भोजन को क्या कर रहा है, आहार को आमाशय तक पहुंचाएगा। पहुंचाएगा कैसे, पहुंचाएगा ऐसे कि जब ये हम खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो गले में जाकर के ऐसे, यानी ऊपर का हिस्सा दबता है। आपने देखा होगा कि जब आप पेस्ट ब्रश के ऊपर सुबह मॉर्निंग में पेस्ट करने के लिए जब निकालते हैं ब्रश के ऊपर, तो क्या करते हैं, पीछे से दबाते हैं, आगे से पेस्ट सरक के निकलता है, फिर पीछे से दबाते हैं, फिर आगे की तरफ पेस्ट सरक के निकलता है, फिर पीछे से दबाएंगे, आगे की तरफ पेस्ट सरकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी भोजन नली में भी यही क्रम शुरू होता है, और इसका संचालन कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर के अंदर ये क्रम शुरू करता है, यानी एक पीछे से पीछे वाला हिस्सा दबेगा और वो खाना आगे सरकेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सीधा खाना हमने खाया और निकला और धड़ाम करके अंदर पेट में जाके गिर गया। वो नली तो है, कहते हैं ना भोजन नली है, तो सीधा भोजन में गिर जाना चाहिए, तो नहीं गिरता, ऐसे नहीं होता, बल्कि ये ट्यूब दबती है पीछे से और आगे की तरफ भोजन सरकता है, फिर ट्यूब दबती है और आगे की और सरकता है। ये सारा कंट्रोल किसके पास है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आज के विज्ञान में उसे मेडुला ऑब्लांगेटा ही कहा गया है वो सिर का हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा, इसलिए इसका स्थान सिर में भी माना है ना। क्यों माना है, क्योंकि इसके कार्यों का संपादन कौन करेगा, यदि इसमें वो स्थान में नहीं होता तो फिर कार्य करता कौन, राइट। इसलिए इसका स्थान सिर में माना गया है। ये क्रियाशीलता जो विज्ञान है, क्रिया विज्ञान जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उसके आधार पर इसका स्थान कहाँ है,
आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य है। इसका मतलब स्थान सिर से लेकर शुरू हुआ और मुख द्वारा लिए गए आहार को क्या किया इसने, आमाशय तक पहुंचाया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा गहराई में समझने की आवश्यकता है। खाली नाम रटने से इनके काम समझ में नहीं आएंगे, और रटंत विद्या से तो बिल्कुल नहीं, समझना पड़ेगा इसको। और आगे क्या करेगा ये, खाने को क्या करेगा, ट्यूब दबेगी पीछे से और आगे जाएगा, फिर पेट तक भोजन ऐसे जाएगा, और ये पूरा आमाशय तक यही कंडीशन होता है। तो थूकना, थूकना को क्या कहते हैं, स्पूटम, आयुर्वेद में स्पूटम। ठीक है, स्पूटम कहीं लिखा हो तो आप चौंकना नहीं, घबराना नहीं, आयुर्वेद के शब्द हैं, इसलिए बेसिक आयुर्वेद जानना जरूरी है। कई लोग सीधे बोल रहे हैं पंचकर्मा सिखा दो, तो ये सारी चीजें सब ऊपर से निकल जाएंगी, क्रियाशील विज्ञान और ये सब कुछ भी आएगा नहीं, तो पंचकर्मा आएगा क्या, पता ही नहीं पड़ेगा रोग कैसे चल रहे हैं, रोग आ कैसे रहे हैं, जा कैसे रहे हैं। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्नेजिंग जिसको बोलते हैं, डकार लेना, डकार लेने को या श्वास लेना है, ये सारे कार्य प्राणवायु के हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर देखें तो हम बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनी को धारण करता है। क्या करता है ये, बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनी को धारण करता है। तो धमनियां यानी हमारी आर्टरीज, देखिए कितना वाइड एंगल है, हम खाली एक तरफ देखते हैं, बस ये नाक लो, सांस में बस अंदर गई और बाहर निकल गई और हो गई प्राणवायु खत्म। देखिए कितना गहरी चीज है ना। तो क्या क्या कर रहा है ये, कर क्या रहा है, ये हमारी बुद्धि यानी दिमाग, जो सोचने का क्रम, वो इंद्रियां, हमारी पांच ये जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये सब स्पर्श होता है ये, तथा हृदय और धमनी को धारण करता है। धमनी यानी आर्टरीज जो होती है हमारी, तो हृदय में ही तो सारी हमारी जो प्रलाप विलाप जैसी घटनाक्रम जो होते हैं वो सब जो है, आप देखिए कितना इसका गहरा स्थान है, और हम इसको खाली छोटे से मान करके समझ के चलते रहे हैं। तो ये क्या क्या कर रहा है, मन बुद्धि, मन का भी कारक हो गया, मन के भी ऊपर कंट्रोल करेगा, बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनियों को धारण करता है। यानी ये सारा क्रम एक साथ, यानी दिमाग से लेकर के हार्ट को जोड़ने का काम पूरा, और इंद्रियों को जोड़े रखने का काम इस प्राणवायु का है। ये नहीं होगी, शरीर से जिस दिन निकल जाएगी, यही ईश्वर तत्व है। ठीक है, आपके अंदर बढ़ते हैं। अभी और हम जानेंगे कि वायु वायु ही भगवान है, ईश्वर है आपके अंदर। उसकी गहराइयों में जब उस तत्व को आप ढूंढने जाएंगे तब आपको वो दिखेगा, और हर व्यक्ति में इसलिए कहा गया है कि ये मौजूद है। इन सबको क्या कर रहा है, ये धारण कर रहा है। तो बात क्या है, एक प्रकार का दोष है। अब ये दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जम्बाई आएंगी, उबासियां आएंगी। ठीक है, और दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी आवाज बदलाई सी दिखेगी। तो जब ये वात जब दूषित हो जाती है तब श्वास जो है क्या होता है, श्वास तथा स्वर भेद की परेशानियां देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा ना, किसी को एक हीरोइन भी आई थी, बड़ी विचित्र सी उसकी आवाज थी, कई बार आपका गला बैठ जाता है ना,
और आवाज विचित्र हो जाती है, इसका मतलब भी आपका ये वात बिगड़ गया है ना, उसके कारण ये सारा हुआ, उसमें वो भी इन्वॉल्व है, कफ भी होता है लेकिन ये वात का महत्वपूर्ण पार्ट है ना, हिस्सा है उसका। ये स्वर भेद आदि विकार आयुर्वेद में माने हैं। तो ये सारे जो विकार उत्पन्न होते हैं जब प्राण वायु दूषित हो जाती है तब, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की आवाजें जो हैं प्राण वायु की दूषित होने के कारण होती हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सोचता हूँ कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि जब ये करने बैठे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। तो जमाई आने लगती हैं, ये सब प्राण वायु के स्थान और कर्म, ठीक है, सिर में रहते हुए और कंठ में संचरण करता है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी अंगों के कार्य हैं वो सब के सब इसी से प्राणवायु से संचालित होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे लगता है अब आपको शायद इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सेकंड नंबर पर उदान वायु की चर्चा अब हम करते हैं, क्योंकि ये प्राणवायु क्लियर हो चुका है। पहले स्थान देखेंगे फिर उसके बाद इसके कार्य। तो स्थान भी वही, इसका कौन सा? उर। अब इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। चेस्ट रीजन यानी कंठ में भी ये संचरण कर रहा है। ये कंठ में यानी थ्रोट रीजन में संचरण करता है। ये उदान वायु का स्थान मुख्य रूप से बताया गया है। अब इसके कार्य। देखिए ये 5 प्रकार के जो वात हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? इसमें सर्वश्रेष्ठ उदान वायु को माना गया है। अब क्यों माना गया है? ये हमें बोलने की शक्ति प्रदान करती है। देखिए गले में सांस लेना, खाना निगलना, वहां तक थूकना, छींकना, खांसना, ये तो हो गया प्राणवायु। लेकिन जो बोलने की शक्ति, जो मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं, ध्वनि को सुन पा रहे हैं, अलग अलग कंठ के अंदर जो आवाज छोटी, ऊंची, नीची, बारीक, छोटा, पतला, है ना, ये आवाज का उतार चढ़ाव जो सुन पा रहे हैं, ये सब के सब उदान वायु से। संगीत भी इसी से। मैं बोलूंगा जैसे कोई शब्द में सा रे ग म ग रे सा ने पा नि सा रे ग, ये जो संगीत का जो स्वर निकल रहा है ये भी उदान वायु से। म ग म प म ग रे नि रे ग म प म ग रे नि रे ग रे सा, ये जो संगीत का जो स्वर निकल रहा है ये इसको मधुरता जो प्रदान कर रही है, यह स्वर का साधना जो भी होती है ये उदान वायु से ही होती है। यानी आपकी आवाज में मीठापन, कहते हैं ना कंठ में सरस्वती विराजी ही है, तो ये वहां पर ये आपका रोल अदा करती है। इसी की वजह से बोल पा रहे हैं। तो ऊर्जा देती है और बल देती है, ताकत देता है। और देखिए बोलने की शक्ति प्रदान करता है। अब जैसे क्या होता है, उम्र के साथ जैसे ही आदमी बूढ़ा हो जाता है तो आपने देखा होगा बहुत मंद मंद बोलता है। यानी शारीरिक शक्ति जब क्षीण होने लगती है तो व्यक्ति की आवाज बहुत धीमी धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं, राइट। यानी उदान वायु अब नीचे
शरीर में से घटने लगी, राइट, वो डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए वो सारा क्रम बिगड़ चुका है। एक बच्चा होता है, उसको भी हम समझते हैं, उसकी रोने की आवाज जो है वो कम होती है, जबकि कोई बड़ा व्यक्ति रोता है तो उसकी आवाज में अंतर होता है। यही, इसे भी हमें समझना होगा इसके माध्यम से, यानी ऊर्जा का जो संचार अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दिखता है ना। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ज्यादा उदान वायु शब्द बलवती माने जाते हैं, है ना। कहते हैं ना वाणी में बड़ा जादू है, तो जो लेक्चर भाषण वगैरह ये सब इसी से आप देख पाते हैं। इसकी जो ऊर्जा है या अनवरत बोलने की जो क्षमता है, ये उदान वायु ही प्रदान करता है। तो ये सभी बातों में श्रेष्ठ इसको माना गया है, नंबर 1 पर इसको मानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, भाषण है, गायन है, गायन में आपको करके बता ही दिया, भाषण आपके सामने हो ही रहा है। तो ये इसके जो विशेष कर्म है संपूर्ण रूप से यही कार्य करता है, राइट। तो यहां तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भाषण और ये संपादित करता है। अब चर्चा करेंगे अपन समान वायु की, ठीक है। उदान का लगभग हो गया। समान वायु थोड़ा बड़ा विस्तृत पार्ट है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। पहले स्थान देखना है और फिर इसके बारे में इसके कार्य, ठीक है। तो स्थान हो गया इसका जठर अग्नि के पास। कहां पर हुआ? जठर अग्नि के समीप। तो जठर अग्नि क्या है? हमारे पेट के अंदर स्टमक जो है ना हमारा, उदान वायु के लिए 6 या 7 श्लोक है अष्टांग हृदय का, चैप्टर नंबर 12 का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा विस्तृत में दे रखा उन्होंने, हाँ 6, 7। तो वहां पर क्या बताया है? समान वायु का स्थान वहां पर जठराग्नि यानी कोश में संचरण करता है। कोश, कोश यानी खाली स्थान जो होते हैं शरीर में, उन सब में ये रहता है। अब इसके कार्य को समझें। एक तो अन्न को ग्रहण करना सबसे पहला कार्य है वह इसका, क्योंकि जो अन्न ऊपर से आया है उसको लेना, स्टमक तक तो ले जाने का काम तो हुआ, प्राणवायु का हुआ। और खाना जब स्टमक में आ गया तो यहाँ पर समान वायु उसको अपने कब्जे में ले लेती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में नहीं जाने देगी, जब तक वो पच नहीं जाता वहां रोक के रखने का काम करती है और अग्नि को हवा देने का काम करती है। ऐसे समझो कि जैसे अपन कोई चूल्हा जलाते हैं तो फूकनी से, एक गोल सी लोहे की फूकनी या बांस की फूकनी होती है, उससे हवा देते हैं ऐसे करके, ऐसा, तो वो अग्नि और ज्यादा भड़कती है। ये अग्नि को पाचन के लिए, मतलब जब तक कि भोजन पूरा प्रोटीन वगैरह यहाँ पे पच नहीं जाता तब तक ये यहाँ पर इसको भोजन को रोक के रखने का काम करती है। यानी उसको ऐसे फूकने का, यानी उसकी जो जठराग्नि है
उसको ज्वलंत करने में सहायता प्रदान करती है। यानी पेट के अंदर, जठर के अंदर अग्नि का ज्वलंत स्वरूप जो है इसके माध्यम से ही है। अभी हमने पित्त का स्थान जठर में देखा था, लेकिन पित्त को भड़काने में या उसको कार्य को संपादित करने में, भोजन को पचाने में जो क्रियाशीलता का कार्य देखने को मिलता है वो सब किसके माध्यम से मिलता है? इसी के माध्यम, समान वायु के माध्यम से। यानी समान वायु का यहां से कार्य शुरू हो जाता है। यही समान वायु पूरी तरह से शरीर के जो डाइजेस्टिव कंटेंट है जब तक पच नहीं जाते तब तक वो रोक के रखने का काम करती है। यानी बिना पचा हुआ भोजन यहाँ से निकलने नहीं जाते, आहार को पेट आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है, आगे जाने से रोक देती है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया मुझे लगता है। तो पचती संस्कृत में शब्द है, पचती यानी खाने को पचाने का काम करती है। फिर विवेचन, ये विवेचन का कार्य करती है। विवेचन का मतलब डिफरेंशिएट करना। तो जो खाने को पचने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उस सोर्स को, और ये इसको क्लियर करेंगे, डिफरेंशिएट जो कर रही है ये, जो एनर्जी मिलती है उस सोर्स को और एक्स्ट्रा जो पचने के बाद का जो भाग है उसको अलग करती है। यानी सार और किट दोनों को दो भागों में डिवाइड करती है। तो सार क्या है? जिससे हमारी रस धातु बनेगी। ठीक है, रस धातु किससे बनेगी? सार से बनेगी। ठीक है, सार से रस धातु का निर्माण होना है। ठीक है, जो हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं का जो निर्माण होना है उसका क्रम यहीं से शुरू होता है। तो सार और किट दो भागों में ये कन्वर्ट करेगी, दो भागों में पूरा शरीर हमारा। तो ये एक्सक्रेटिव वेस्ट जो है हमारा बॉडी का, इसको किट भाग जो है बोल सकते हैं हम। तो ये किट भाग जो है वेस्ट का जो क्षेत्र हो गया। और सार भाग क्या कर रहा है? सातों धातुओं को बनाने में मदद करेगा, हमारे शरीर को बलवती बनाने में मदद करेगा, सातों धातुओं के निर्माण में सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सार और किट का विभाजन कर रहा है। ठीक, डिफरेंशिएशन करने का काम करेगी। फिर मुष्यति। अब ये मुष्यति क्या है? जो खाना पच गया है उसको आगे भेजने का काम करेगी, और जो मल रह गया है वो उसको वहीं रोकने का काम करेगी। यानी उसमें से सार भाग जो निकला है ना उसको आगे भेजने का काम करेगी और मल को वहीं तो आज यहीं तक रखते हैं। हम अगली बार चर्चा करेंगे, और समान वायु को मैं अलग से भी लूंगा, वो करीबन 1-1.5 घंटे से शायद ऊपर चला जाए। तो वैसे तो स्पष्ट है कि सातों धातुओं में निर्माण में समान वायु का
और सातों धातुओं की जो अग्नि है उनके अंदर भी ये समान वायु प्रवेश करेगी। इसलिए इसका जो है नाभि के ऊपर का भाग जो है पूरा के पूरा कंट्रोल यही करती है, और नाभि तो है ही है इसके शरण में। तो इतना गहरा विषय है, आप इसको हल्के में सकते हैं, बहुत टिपिकल है, मतलब इसको समझना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन कठिन नहीं ऐसा, आप रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसलिए तो चीज छूट ना जाए इसलिए आराम से धीरे धीरे ले रहा हूँ। एक आध किसी का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा अपन विराम देते हैं क्लास को आज। कोई प्रश्न? समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम दादा। प्रणाम सर। नमस्कार जी, प्रणाम जी।